So the Prime Minister has changed his social media profile picture to that of the tricolor, the Indian national flag, and he has also requested all the citizens to take selfies with the national flag and upload it on harghartiranga.com. This is part of the harghartiranga.com, Har Ghar Tiranga campaign. And this campaign, हमने इसको सबसे पहले 2021 में सोचा था, बट प्राइमरीली हमने सोचा था टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. पूरा एक साल 2021 से 22 सेलिब्रेशंस रहेंगी आजादी का अमृत महोत्सव की. लेकिन अब हमने इसको एक्सटेंड किया है विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ. क्या ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट द सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग द पीपल, क्योंकि नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म, एंड देन रेज अवेयरनेस अबाउट द नेशनल फ्लैग इटसेल्फ, है ना. अब there is a fundamental duty, the first fundamental duty itself, to abide by the constitution, its ideals and institutions, and respect the national flag, national anthem. And that's why this topic is related to fundamental duties. क्योंकि कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको जबरदस्ती कोई पिक्चर अपलोड करनी है या फिर जबरदस्ती आपको अपने घर पर फ्लैग होइस्ट करना है, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर सिविक ड्यूटीज. ये आप वॉलंटरी करेंगे, लेकिन ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. सो द क्वेश्चन अराइजेस इन रीसेंट टाइम पीरियड, काफी साल से ये टॉपिक चल रहा है, शुड वी एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज, शुड वी मेक देम एनफोर्सेबल. अब इस पर हम आएंगे, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. ध्यान से सुनना, इट विल सीप इनटू योरसेल्फ एंड बिकम योर पार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अलोंग दैट हम एक एक फंडामेंटल ड्यूटी का थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करेंगे. आपको पता ही है, दिस वॉज रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमिटी एंड इम्प्लीमेंटेड, बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ पार्ट 4A थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट. तो आर्टिकल 51 कैपिटल A इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ दैट्स फाइन. पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमने देख लिया, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, etc. But are there any laws for making, for implementing this fundamental duty itself? तो देखो, लॉज इसके लिए नहीं है कि आप अबाइड करेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूर है कि आप फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट ना करें, है ना. आप किसी भी यहां पर जो नेशनल ऑनर की चीज है उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, एंड दैट कम्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का एक्ट है. जब फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी भी नहीं गई थी तब का एक्ट है. एंड देन फॉर फ्लैग स्पेसिफिकली देयर इज दिस फ्लैग कोड 2002. सबको ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपको पता चलता है कौन सी कंडीशंस में आप फ्लैग को होइस्ट कर सकते हो, कब उसको हाफ मास्ट रखना है, कब उसको आपको होइस्ट नहीं करना, किस टाइम पीरियड पर नहीं करना. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही आपने फ्लैग होइस्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ एक्शंस भी हो जाए. इनफैक्ट यहां पर एक जजमेंट था अबाउट नेशनल एंथम, जिसका बहुत डिस्कशन होता है. नेशनल एंथम, जब मान लो आप एक ग्रुप में हो और नेशनल एंथम सिंग हो रहा हो, तो क्या आप सिर्फ रिस्पेक्ट में खड़े हो सकते हो या फिर यू हैव टू सिंग? क्या आपको गाना मैंडेटरी होता है नेशनल एंथम को? सो रिगार्डिंग दिस देयर वाज अ केस, बिजॉय एमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986. एक बच्चे थे, एक ग्रुप में खड़े थे, कुछ बच्चे जो जेहोवा फेथ को फॉलो करते थे, दिस फेथ विच बिलीव्स दैट ओनली जेहोवा देयर गॉड इज केपेबल ऑफ वर्शिप, और कोई केपेबल ऑफ वर्शिप नहीं है. तो इन बच्चों ने सिंग नहीं किया था, सिर्फ ये खड़े थे रिस्पेक्ट में. एंड दिस वेंट टू कोर्ट. कोर्ट सेड कि आप अगर रिस्पेक्ट में भी खड़े हो नेशनल एंथम के, दैट इज सफिशिएंट. गाना मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. दिस ऑल्सो आई टोल्ड, कभी आप ऐसे किसी ग्रुप में खड़े हो तो एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड अप कर देना, दैट वुड बी सफिशिएंट. गा नहीं भी पाओगे बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, दैट्स फाइन एज पर लॉ. नेक्स्ट क्या आएगा? आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो इंप्लीमेंट कर दिया, ऑल राइट, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिपेंडेंस मिली कैसे? हाउ डिड वी गेट इट? थ्रू नेशनल स्ट्रगल. सो द नेक्स्ट ड्यूटी विल बी अराउंड नेशनल स्ट्रगल, दैट यू हैव टू चेरिश द नोबल आइडियल्स विच वी गॉट थ्रू आवर नेशनल स्ट्रगल. उन आइडियाज को चेरिश करना है. जैसे सुभाष चंद्र बोस ने हमें क्या दिया? आइडिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. दिस वॉज अबाउट द नीड फॉर द यूथ टू गेट इन्वॉल्व इनटू अ नेशनल स्ट्रगल. ऐसे गांधी जी स्वराज की बात करते थे, राइट, और इनका मीन्स पर काफी ध्यान था नेशनल स्ट्रगल के लिए. वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन की बात करते थे.
इनका रोल प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में था। तो ये जितने भी आइडियल्स हैं जो नेशनल स्ट्रगल के टाइम पर मिले, वी शुड चेरिश दोस नोबल आइडियल्स। नाउ दिस इज वेरी, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सिविक ड्यूटीज से अलग है। देखिए सिविक ड्यूटीज क्या होती है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करो, दिस इज सिविक ड्यूटी। दिस इज नॉट अ सिविक ड्यूटी बट इट्स अ मॉरल ड्यूटी। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, नैतिक जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों को फॉलो करना। तो चाहे कोई लॉ यहां पर बने ना बने, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कशंस होने चाहिए। स्कूल बुक्स में काफी सारे आइडियाज ऐसे मेंशन्ड है, इसके बारे में गवर्नमेंट को और अवेयरनेस रेज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने नेशनल स्ट्रगल किया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, बट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करें। हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। वी डोंट डू इट बाय द वे, नो अदर कंट्री anyway imposes anything upon us. After independence हमने डिसाइड किया कि ठीक है, विल बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, लेकिन हमने ये भी इसको असर्ट किया that Commonwealth group of nations and its membership doesn't compromise our sovereignty. We are sovereign in our decisions. और हम कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस के जो हेड होते हैं, क्वीन या किंग इंग्लैंड के, उनके मैंडेट्स को मैंडेटरीली फॉलो नहीं करेंगे। एंड इससे सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने डोर्स ओपन नहीं किए अपने लिए, बट बाकी कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि इससे कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस की जो मेंबरशिप है उसमें चेंज आया। उसके बाद इस मेंबरशिप को बाकी कंट्रीज वैसे ही देखने लगे। एनीवेज दैट्स एन ओल्ड टॉपिक। आज के टाइम पीरियड में ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस दुनिया की दूसरे कोने में जो हो रहा है उससे इंपैक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी लेवल पर सॉवरेनिटी का मतलब आज के टाइम पे आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो जो भी लॉज बना रहा है उसके ऊपर कोई और आकर हमें डिक्टेट ना करे। दैट शुड बी डन एंड फाइनल। ऐसे ही यूनिटी की बात है, वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड uphold our unity, right? Unity of the people among themselves and also integrity of the nation. Integrity originally constitution में mentioned नहीं है, but it's nonetheless important. Integrity of the individual is also important and integrity of the nation is also important. And here we are talking about integrity of the nation itself. Next, आपको ये सारी चीजें करने के लिए देखिए सॉवरेनिटी तभी अपहोल्ड होगी जब देश को आपकी जरूरत हो और आप उसके लिए प्रेजेंट रहो। And that will happen when you will render national service and defend your country when called upon to do so. To render the national service and defend when called upon to do so. This is the next fundamental duty, fourth fundamental duty. अब इंडिया में आप जानते हो we don't have mandatory conscription. हम मिलिट्री में लोगों को मैंडेटरीली अभी यहां पर रिक्रूट नहीं करते हैं। Why? Because we have sufficient number of people voluntarily going into आर्मी बिकॉज ऑफ आवर पेट्रियोटिज्म। लेकिन दुनिया के कुछ कुछ कंट्रीज में मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन होता है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, मे बी उनकी पॉपुलेशन, मे बी डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ यूथ, सो दैट इज देयर। रशिया ने भी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर ऐसा एक कंस्क्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया, इजराइल में भी है ये। सो दिस इज राइट नाउ नॉट इन्फोर्सेबल, लेकिन जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में तो कर भी सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ऐसे ही टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड हार्मनी अमंग द पीपल and also to renounce those practices which are derogatory to the dignity of the women. ये दोनों साथ में, ब्रदरहुड भाईचारा प्रमोट करना है, लेकिन साथ साथ में ऐसी प्रैक्टिसेस जो विमेन के लिए डेरोगेटरी हो उनको डिनाउंस करना है, विमेन की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी हो। अब इससे रिलेटेड क्या आप कोई लॉ सोच सकते हो? बिल्कुल, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, इससे रिलेटेड ये। डाउरी से क्या होता है, एक विमेन की डिग्निटी पर इंपैक्ट तो पड़ता ही है ना, जब उसको बार बार डाउरी के लिए प्रताड़ित किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, इट इफेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ विमेन, सो इससे रिलेटेड लेजिस्लेशंस अर्ली 2000s में जो आए हैं। इसके अलावा निर्भया इंसिडेंट के बाद जो भी हमने चेंजेस किए हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी, ये सारे हमने इसीलिए किए ताकि उन सारी प्रैक्टिसेस को हम एनफोर्स कर सके जो विमेन की डिग्निटी को यहां पर इफेक्ट करते हो, उनके लिए डेरोगेटरी हो। बहुत सारे लॉज हैं इसके लिए। सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, ब्रदरहुड हो गया और विमेन के लिए जो प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी हैं उनको आपने रेनाउंस कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटी तो यही कहती है कि अपने आप रेनाउंस कर दो, दैट इज मोर बेटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं करेंगे, एंड दैट्स द नेक्स्ट ड्यूटी इटसेल्फ,
टू प्रिजर्व आर रिच कल्चर, टू प्रिजर्व एंड वैल्यू आर रिच कल्चर एंड कॉम्पोजिट हेरिटेज। क्या बोल रहा है? प्रिजर्व एंड वैल्यू करना है किसको? रिच कल्चर को एंड कॉम्पोजिट हेरिटेज को। कॉम्पोजिट का मतलब हमारे यहां पर पूरा एक कॉम्पोजिट है ना, हमारा कल्चर इज जस्ट लाइक अ सैलेड बोल, जहां पे लोग अपने आप को, अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस कॉम्पोजिट हेरिटेज को हमें रिस्पेक्ट करना है और रिच कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना है। देखो ये चीजें, ये मॉरल ड्यूटीज होती हैं, इनको आप सडनली ऐसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, राइट? लेकिन नॉनदलेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सिविक ड्यूटीज है। और ये लगभग हर कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इसको लिख कर रखती है, बताकर रखती है कैसा करना है। सो दैट्स अ गुड एस्पेक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिनके थ्रू हम इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम डिस्कशंस करते हैं वेदर ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग आवर सोसाइटी टू दैट एक्सटेंट कि हमारा कल्चर एक्सटेंड हो रहा है, वेदर वी आर इन द फेज ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन और वी आर एबल टू मेक अ मिक्स एंड मैच टू हैव अ हाइब्रिड and preserve our basic values also. So the idea is to modernize but not westernize. Westernize नहीं करना, modernize करना है। जीन्स पहनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टीज की वैल्यू रखना है। तो मॉडर्नाइज करना है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन कि नहीं सलवार सूट पहनेंगे ही नहीं, नहीं साड़ी कभी पहन ही नहीं सकते, वी कांट डू दैट, ये नहीं है, ठीक है? ऐसे ही मेल्स के लिए भी ट्रेडिशनल अटायर पहन ही नहीं सकते, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाना है। दिस इज नॉट द केस। मॉडर्नाइज करो, आइडियाज में आप मॉडर्न आइडियाज को लेकर आओ, दैट्स देयर। द नेक्स्ट आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज प्रैक्टिसेस। आज की क्या प्रैक्टिसेस हैं? देखिए आज हर इंसान को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब भी इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। सो द नेक्स्ट आइडिया इज रिलेटेड टू दैट ओनली। यू हैव टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट? द फॉरेस्ट, द वाइल्ड लाइफ, द प्लांट्स। इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो लाइफ कैसे प्रोटेक्ट होगी, राइट? अब ऐसा नहीं होता कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशंस हैं, कुछ लॉज हैं, ठीक है? एंड दोज आर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों लॉज में कहीं ना कहीं चीजें मेंशन्ड है। इसमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करो, इससे रिलेटेड टी.एन. गोदावर्मन जजमेंट एंड बाकी ऐसी दूसरी चीजें, ये सब मेंशन्ड है। ये अभी भी रिसेंटली न्यूज में आया था सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशंस में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने रिसेंटली अमेंड किया था और इसमें हमने नए शेड्यूल्स को इन्वेंट किया था, मतलब शेड्यूल्स का एक सॉर्ट ऑफ रिप्रायोरिटाइजेशन किया था, चेंज किया था, सो दैट दिस एक्ट बिकम्स कंपेटेबल टू साइटीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, द इंटरनेशनल कन्वेंशन, राइट? अब ठीक है, हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? इन्वायरमेंट को आप साइंस के बिना प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट इज टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट and to promote the spirit of scientific inquiry and reforms. This is similar to your socio-religious reforms in society in 19th century. Why? Because there was this spirit of inquiry and reform there also. बहुत जरूरी है। अगर साइंस में पीछे हो तो बहुत चीजों में पीछे हो जाओगे, इनोवेशन में, इकोनॉमी में, जीडीपी में, बहुत सारी चीजों में, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल है इजराइल, बेस्ट एग्जाम्पल। इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है? अटल इनोवेशन मिशन, इनफैक्ट स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स ला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? डिफेंस में भी इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, आईडेक्स इनिशिएटिव, और क्या क्या बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स गुड। इसके बाद ओके, वी हैड दिस साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बट पीपल शुड ऑल्सो हैव देयर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन्ड, that they are able to abjure violence and to safeguard public property, right? Public property को safeguard करना है, कहीं पर डैमेज नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो आईपीसी और सीआरपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो, राइट? तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। साथ साथ जो आपके एक्ट्स हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं, बिकॉज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की भी आप बात कर सकते हो,
रिसेंटली इनफैक्ट मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यहां पर कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिनके बारे में बात कही कि इनको आप वक्फ के अंदर नहीं ला सकते। वक्फ का इश्यू चल रहा है बिकॉज दीज आर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, दैट इज देयर। ठीक है, ठीक है, मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव कर लिया और मैं वायलेंस भी नहीं करती, आई डोंट डू दैट। लेकिन क्या इससे कंट्री हमारे नए लेवल्स पर, एक्सीलेंस के नए लेवल्स पर पहुंच पाएगी? नहीं। वी हैव टू प्रमोट दिस एक्सीलेंस एट इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लेवल, दिस कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ excellence so that our country rises to new levels every day, and this is the next fundamental duty, excellence पर फोकस करना। कल कितने लोग एक साथ बैठकर नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे ओलंपिक्स का, जैवलिन। दिस इज अबाउट एक्सीलेंस, न्यू हाइट्स को डेली अचीव करना, राइट? जैसे एजुकेशन में आप लोग इतनी टफ एग्जाम दे रहे हो बिकॉज यू वांट टू हैव दिस एक्सीलेंस अचीव्ड, राइट? ठीक है, एक्सीलेंस अचीव कर दिया, लेकिन एक्सीलेंस बिना एजुकेशन के तो नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई द नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड हुई थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। दिस इज अबाउट द ड्यूटी ऑफ एवरी गार्डियन टू प्रमोट एजुकेशन इन 6 to 14 years of age group of their wards, राइट? हर 6 से 14 साल के वार्ड को एक गार्डियन को एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड करनी है, जिससे पीपल आर अवेयर, एंड सो दैट्स व्हाई जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लेजिस्लेशंस है वो आप रिलेट कर सकते हो, एंड अदर देन दैट दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, तो दिस इज एनफोर्सेबल। लेकिन फंडामेंटल राइट ये स्टेट के लिए है, अंडर आर्टिकल 21 है दैट द स्टेट हैज टू प्रमोट द राइट टू एजुकेशन एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इसके लिए जजमेंट्स आए, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, टीएमए पाई केस में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात थी, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो दीज वर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप मुझे बताएंगे कि क्यों वेंकटचलैया कमीशन ने या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन जो बना था 1999 के आसपास, इन्होंने क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल करने की बात नहीं की? वेंकटचलैया कमीशन ने बाद में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज वेंकटचलैया कमीशन, इन्होंने बोला कि अवेयरनेस बढ़ाओ, राइट? और जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला कि ऑलरेडी कुछ लॉज है जिनका इंप्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे, जैसे नेशनल इंसल्ट्स ऑनर वाला 1971 वाला, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, फ्लैग कोड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अगर इन लॉज को बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज तो डेफिनेटली आप एनफोर्स कर पाओगे, दैट इज राइट। दिस इज अ पीसमेल अप्रोच, दिस इज गुड। इन्होंने भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात की, एंड आर हर घर तिरंगा इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ दैट अवेयरनेस ओनली। और क्या क्या ऐसे नए एफर्ट्स ला सकते हैं टुगेदर, कंबाइनिंग विद सिटीजन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बताइए जरूर। Thank you people, stay connected.